दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक एक्ट्स 1985। अब यह टॉपिक मैंने क्यों लिया, क्योंकि आप जानते होंगे कि पिछले 25 दिन से जो है वो अखबारों में, टीवी में, सब जगह जो है ये एक्ट छाया रहा है। और इसका कारण क्या रहा है कि हिंदुस्तान के एक प्रसिद्ध अभिनेता के पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, एनसीबी ने, और इसी कारण से ये एक्ट जो है सुर्खियों में रहा है। तो चूंकि आप लोग कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि एक्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है। हो सकता है कि एग्जाम में ये पूछे आपसे, और एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर ये एनडीपीएस एक्ट क्या है, इसके क्या क्या विधान हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या क्या खामियां हैं, और इन खामियों को कैसे हम दुरुस्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं इसी टॉपिक पर अपना विचार व्यक्त कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान ने इस एक्ट को, माने पार्लियामेंट ने इस एक्ट को 1985 में बनाया, और ये एक्ट 14 नवंबर 1985 से लागू हुआ। 14 नवंबर आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। तो इसी दिन 14 नवंबर 1985 को जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी तो इस एक्ट को लागू किया। ये एक्ट बहुत ही हार्ड है, बहुत कठिन है, और इसको इतना कठिन या क्यों बनाया गया है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने पीछे में एक नक्शा डाला है, और वो नक्शा क्या है आप इधर देखेंगे तो गोल्डन क्रेसेंट हिंदुस्तान ये है, और हिंदुस्तान के इधर जो है बाएं साइड में आप देखेंगे गोल्डन क्रेसेंट बना हुआ है। दोस्तों ये गोल्डन क्रेसेंट क्या है? ये गोल्डन क्रेसेंट है पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर इलाका का क्षेत्र, जहां पर कि पाकिस्तान का भी शासन उतना मजबूती से नहीं चलता है, एरिया डोमिनेशन का अभाव रहता है, पठान लोग रहते हैं वहां। दूसरा अफगानिस्तान, जो मैंने आपको अभी बताया, और अभी तो आपने देखा है कि किस तरह से अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ और तालिबान ने किस प्रकार से वहां पर अपना हुकूमत स्थापित किया है। और इसके बाद में अफगानिस्तान के बॉर्डर से ही लगा हुआ है ईरान। तो अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर का जो क्षेत्र है वो भी आप ये कह सकते हैं कि नो मैंस एरिया है, मतलब पहाड़ी इलाका है, हिली टेराइन है, और इन इलाकों में अफीम की खेती, मतलब पॉपी की खेती जबरदस्त तरीके से अवैध रूप से होती है, और इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। और अब तालिबान का शासन आ गया है। तो ये जो पूरे इलाके जो है मिलाकर के इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन क्रेसेंट। और हिंदुस्तान के दक्षिण भाग में आप देखेंगे कि गोल्डन ट्रायंगल मैंने लिखा है। अब दक्षिण भाग नहीं, पूर्वी भाग में गोल्डन ट्रायंगल। ये गोल्डन ट्रायंगल क्या है? म्यांमार, लाओस और वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम, ये 4 कंट्री जो है, जो अधिकांश जंगली इलाका है, वहां पर अवैध तरीके से अफीम का उत्पादन होता है, जिसको अंग्रेजी में पॉपी बोलते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि हमारा देश किस प्रकार से दोनों तरफ से घिरा हुआ है, मतलब पश्चिमी भाग में भी गोल्डन क्रेसेंट इलाके से और पूर्वी भाग में गोल्डन ट्रायंगल इलाके से। और इसीलिए भारत सरकार ने ये एनडीपीएस कानून, बहुत कड़ा कानून, जो आपको विश्व में बहुत कम जगह मिलेगा, ये कानून बनाया। मतलब अगर आप देखें तो ये टाडा, जो टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्ट जो था,
1986-87 में जो बनाया गया था, जो अभी ख़त्म कर दिया गया है, उसके समकक्ष का कानून भारत सरकार ने बनाया है। और बहुत लोग ये आरोप भी लगाते हैं कि चूंकि ये कानून बहुत ही हार्ड है, इसलिए नारकोटिक्स के अधिकारी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, बेगुनाह लोगों को बंद कर देते हैं, पैसा ले लेते हैं। हालांकि उसमें ज़्यादा सच्चाई नहीं है, क्योंकि मैं खुद नारकोटिक्स विभाग में एडिशनल एसपी रहा हूं इंदौर में, तो मुझे पता है कि इतना आसान बात नहीं है। तो दोस्तों, खैर, अब मैं दूसरा पॉइंट क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स, ये कहाँ हुआ? 1961 में पेरिस में, और इसका ये सिग्नेटरी है। उसके बाद में भारत सरकार कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, इसका भी सिग्नेटरी है। तो ये दो कारण था जिसके कारण से भारत सरकार को विवश होना पड़ा और उन्हें 1985 में ये एनडीपीएस कानून बनाना पड़ा। तो अब मैं ये बताऊंगा आपको कि आखिर ये कानून क्या बताता है, इसका मंशा क्या है। तो ये कानून बताता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा उत्पादन या मैन्युफैक्चरिंग, माने प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कल्टीवेशन, पजेशन, सेल माने बिक्री, परचेजिंग माने खरीद करना, ट्रांसपोर्ट, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, स्टोरेज या कंजम्पशन ऑफ एनी ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, माने किसी प्रकार के जो साइकोट्रोपिक ड्रग हैं, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हैं या नारकोटिक ड्रग्स हैं, उसके उत्पादन पर, मैन्युफैक्चरिंग पर, उसकी खेती करने, उसको अपने पास रखने, उसका बिक्री करने, खरीद करने और इन पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना, संग्रहण करना और उसका खुद उपयोग करना, कंजम्पशन करना, ये पूरी तरह से मनाही करता है। और जिसका विस्तृत व्याख्या एनडीपीएस एक्ट के धारा 8 में दिया गया है। तो दोस्तों, आखिर ये नारकोटिक्स ड्रग है क्या? जैसा कि मैंने अभी पॉपी प्लांट मैंने अभी दिया फोटो, आप देखें यहाँ अपने हिंदुस्तान में गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर इलाके में, और यहाँ पर मंदसौर, नीमच और रतलाम के कुछ इलाकों में अफीम की खेती भारत सरकार के सुपरिटेंडेंस में, माने उनके नियंत्रण में किया जाता है। और ये करना क्यों जरूरी है? बिकॉज मेडिसिनल जो दवाइयों के लिए इसका जो उपयोग होता है उसके लिए किया जाता है। तो ये देखिए पॉपी का यहाँ प्रोडक्शन होता है, लेकिन उसमें यहाँ जो किसानों को खेती करने के लिए दिया जाता है, पट्टा दिया जाता है कि उसी एरिया पर वो खेती करेंगे और उनके लिए एक क्वांटिटी भी फिक्स कर दिया जाता है कि इससे कम किसी भी हालत में क्वांटिटी नहीं होना चाहिए। और अगर वो स्मगलिंग करते हैं या चोरी छिपी करते हैं तो उसके लिए भी प्रावधान है और उनमें 10 साल की सजा हो सकती है। तो कहने का आशय यह है कि इस एक्ट के द्वारा पूरी तरह से जो अफीम है या हेरोइन, अफीम से ही मॉर्फिन बनता है। मैंने इसको लिखा है, जैसे कोकीन तो एक अलग पदार्थ है, वो भी इसी में आता है। उसके बाद हेरोइन जैसे मैंने लिखा,
मॉर्फिन इसी का डिराइवेटिव है, गांजा, कोकीन और उसी का जो डिराइवेटिव है गांजा का वह marijuana। ये सारे जो पदार्थ हैं वो नार्कोटिक ड्रग्स में आते हैं। और उसी तरह से साइकोट्रोपिक ड्रग्स भी हैं, जिसमें कि उसके 5 भाग होते हैं। और बेसिकली आप देखेंगे कि जो कि बेसिकली केमिकल है, और ये केमिकल साइकोट्रोपिक ड्रग दैट अफेक्ट द बिहेवियर, मतलब आपके व्यवहार, आपके मूड, आपके थॉट, आपके परसेप्शन, इसको प्रभावित करने का काम करता है साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। तो दोस्तों, जैसे कि गामा, जिसको कि गाबा बोलते हैं या डोपामाइन बोलते हैं या सेरोटोनिन बोलते हैं, इस तरह के जो केमिकल्स हैं उसको साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कहते हैं। और इसका जो क्लास है वो 5 भागों में विभाजित है। कौन कौन? पहला, एंटी एंजाइटी एजेंट्स, नंबर 1। दूसरा, एंटी डिप्रेसेंट, अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है तो इसका भी उपयोग होता है। एंटी साइकोटिक्स, और चौथा, मूड स्टेबलाइजर। अब किसी का बहुत ज़्यादा मूड खराब रहता है तो डॉक्टर के परीक्षण में तो दवा ली जा सकती है, लेकिन स्वतः नहीं ली जा सकती है, प्रतिबंधित है। और लास्ट में स्टिमुलेंट्स, मतलब उत्तेजना, जिस दवा, जिस केमिकल के खाने से उत्तेजना पैदा हो। तो ये 5 प्रकार के इसके क्लासिफिकेशन हैं जो मैंने आपको चिन्हित किया है। एंटी एंजाइटी, दूसरा एंटी डिप्रेसेंट, तीसरा एंटी साइकोटिक्स, और चौथा मूड स्टेबलाइजर, और 5वां स्टिमुलेंट्स। ये 5 प्रकार के इसके वेरिएंट हैं। इसमें जो अभी हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में बताएंगे, इतना ध्यान रखने की बात यह है कि एनडीपीएस एक्ट में क्वांटिटी के हिसाब से पनिशमेंट तय होता है। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से जो एनडीपीएस नारकोटिक्स जो पदार्थ हैं उसके लिए क्या क्या क्वांटिटी निश्चित किया गया है और उसके हिसाब से उसमें पनिशमेंट तय किए गए हैं। अगर मान लीजिए कॉमर्शियल क्वांटिटी है तो उसके लिए पनिशमेंट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर कंजम्पशन के लिए है, मिनिमम क्वांटिटी है, तो उस हिसाब से उसका पनिशमेंट भी कम है, 6 महीने से 1 साल और 10,000 रुपये जुर्माना। लेकिन वही अगर स्मॉल क्वांटिटी और कॉमर्शियल क्वांटिटी के बीच का जो अमाउंट है उसमें 10 साल तक सजा दी जा सकती है। लेकिन अगर कॉमर्शियल क्वांटिटी है तो फिर 10 साल से मिनिमम 10 साल की सजा है, 10 years to 20 years, और प्लस फाइन 1 लाख रुपया से लेकर 2 लाख रुपया। तो इस तरह से इसका निर्धारण किया गया है। एक और जो इस एक्ट की जो विशेषता है वो क्या है? कॉन्शस पोजेशन। दोस्तों, कॉन्शस पोजेशन मतलब क्या होता है? अमूमन यह माना जाता है कि अगर हमारे जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसमें 2 बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। पहला कि आपका जो एक्शन है, जो आपने कार्रवाई किया है, नंबर 1, और दूसरा आपका गिल्टी माइंड, दोषपूर्ण दिमाग या डिसऑनेस्ट इंटेंशन, बेईमानी पूर्ण आशय। ये दो बातें महत्वपूर्ण है। लेकिन इस एक्ट का जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है कि उन्होंने डिसऑनेस्ट इंटेंशन को माना ही नहीं। अब उन्होंने क्या माना है कि कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगी कि अगर किसी व्यक्ति से कोई सामान मिला है या वो कॉन्शस पोजेशन में है,
अब कॉन्शियस पोजेशन का मतलब क्या हुआ? कॉन्शियस पोजेशन का मतलब यह हुआ कि भले ही उसके पास में नारकोटिक्स या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस नहीं मिला हो, लेकिन अगर वो जानता है, ही इज अवेयर, उसके चेतना में है, तो इसका मतलब ही इज हैविंग कॉन्शियस पोजेशन। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनेक केसों में इसका हवाला दिया है, और इसी कारण से आर्जन खान को 25 दिन लग गए जमानत होने में। क्यों? कि जैसे कि आप देखेंगे कि नो रिकवरी, उससे तो कोई रिकवरी हुआ नहीं, कोई भी साइकोट्रोपिक सब्सटेंस या नारकोटिक ड्रग्स तो उससे बरामद हुआ नहीं है। हाँ, उसका जो दोस्त था अरबाज मर्चेंट, उसके जूते के अंदर से 2.6 ग्राम हशीश मिला था। लेकिन एनसीबी ने क्या किया? उन्होंने कहा कि जो एक हीरोइन है अनन्या पांडे, उनसे इनका व्हाट्सएप चैट हुआ है और बहुत सारे लोगों से व्हाट्सएप चैट हुआ है, जिसका मतलब क्या हुआ कि ही इज ए ड्रग पेडलर। और सिंस ही इज ए ड्रग पेडलर, तो वो कॉमर्शियल जो एक्टिविटी है, जो कॉमर्शियल क्वांटिटी, इसमें वो लिप्त हैं। और दोस्तों, कॉमर्शियल क्वांटिटी में जब आप कोई लिप्त होता है तो उसको बेल मिलना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, अनटिल अनलेस वो सेटिस्फाई कर दे कोर्ट को कि वो निर्दोष है। और ये बहुत कठिन काम है, तो इसीलिए इतना टाइम मिला। तो वहाँ पर कोर्ट में जो आर्जन खान के जो वकील हैं, उन्होंने क्या कहा कि नो रिकवरी, नंबर 1। दूसरा, कॉमर्शियल क्वांटिटी पुट ऑन हिम, मैंने उन पर एलेज किया गया कि कॉमर्शियल क्वांटिटी मैंने ट्रांसपोर्ट या लेन देन या पेडलर का काम करते हैं, जो कि सही नहीं है। और तीसरा, सेक्शन 27 ये जो है वो इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग, फिनांसिंग एंड हार्बरिंग नॉट इन्वोक्ड, ये भी इन पर नहीं लगाया गया है। और तीसरी बात यह है कि नो मीटिंग ऑफ माइंड, क्योंकि तर्क यह दिया गया कि कंस्पिरेसी के लिए मीटिंग ऑफ माइंड का होना जरूरी है। और ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि उनका किससे किससे दोस्ती था, क्योंकि 1300 लोग उस क्रूज पर थे। तो ऐसी स्थिति में कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है अबाउट द कंस्पिरेसी में, षड्यंत्र का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। लेकिन अगेंस्ट में एनसीबी वालों ने क्या कहा? नंबर 1, ही वॉज हैविंग कॉन्शियस पोजेशन कैसे? कॉन्शियस पोजेशन कैसे? कॉन्शियस पोजेशन, क्योंकि जो उनका दोस्त है अरबाज, उसके जूते के अंदर से 2.6 ग्राम मिला हशीश। और ये जो स्मॉल क्वांटिटी मिला है वो फॉर कंजम्पशन था, ये उनके चेतना में था। ही वॉज अवेयर ऑफ दैट, ही वॉज कंज्यूमिंग अलॉन्ग विथ अरबाज मर्चेंट। तो एनसीबी वालों का ये तर्क था। ही वॉज हैविंग कनेक्शन विद द ड्रग पेडलर्स, जो नारकोटिक्स या साइकोट्रोपिक ड्रग्स का जो बेचने खरीदने का धंधा करते हैं, उनको बोलते हैं पेडलर्स। तो दिस इज कमर्शियल एक्टिविटी, ये एनसीबी वालों का कहना था। और तीसरा, उन्होंने जब कोर्ट ने ये पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि कॉमर्शियल एक्टिविटी था, तो उन्होंने कहा कि जो विभिन्न जो
आर्जन खान का जो दूसरे लोगों के साथ में जो व्हाट्सएप चैट हुआ है, जो वार्तालाप हुआ है, वो उसके सामने उन्होंने पॉइंट आउट किया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ये इस एक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है और इसको बोलते हैं कॉन्शियस पोजेशन। भले ही फिजिकल पोजेशन आपका कोई भी नार्कोटिक ड्रग्स ना हो, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस से नहीं हो, लेकिन अगर आप जानते हैं, आपको यह मालूम है कि यह सामान कहां से कहां जा रहा है और आपके इंस्ट्रक्शन पर जा रहा है, कहां जा रहा है, तो इसका मतलब है कि यू आर कॉन्शियस। और दोस्तों इस कॉन्शियस पोजीशन को साबित करना एक टेढ़ी खीर है। यह केस टू केस डिफर करेगा, ये सर्कमस्टांसेस पर निर्भर करेगा कि क्या आप किसी भी एनडीपीएस ड्रग्स के कॉन्शियस पोजीशन में हैं या नहीं। मान लीजिए आपको मालूम होगा कि इस धंधे में जो बड़े बड़े स्मगलर हैं वो क्या करते हैं, 2000, 4000, 10,000 रुपया दे करके किसी को सामान जो है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचवा देते हैं। आपने बहुत सारे फिल्मों में भी देखा होगा कि हवाई जहाज पर यात्रा करते समय सामान की हेराफेरी कर दी जाती है और जो नारकोटिक्स या जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, अगर वह स्मगलर ला रहा हो, उसको मालूम है कि अब चेकिंग होगा, तो क्या है कि दूसरे के बैग में डाल देता है। और मान लीजिए जिसके बैग में डाला वो चेकिंग के समय में पकड़ा गया तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन तब उसकी छानबीन की जाएगी। और अब अगर एनसीबी या वहाँ के पुलिस अधिकारी या चेकिंग अधिकारी निश्चित रूप से तय कर सकते हैं कि ये काम किसी स्मगलर का है या जहाँ से हमें मिला है वो आदमी जिसके पोजीशन में मिला है वो सही में कल्प्रिट है या नहीं है। दिस इज ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो दोस्तों ये सारे जो इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट हैं नारकोटिक्स के, वो मैंने आपको बताया। सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर है कि वो और अन्य नारकोटिक्स ड्रग को इसमें लिस्ट में शामिल करे, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को शामिल करे या उसको हटा दे। एक्ट लागू होने के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नारकोटिक्स कमिश्नर का नियुक्त किया हुआ है, जो पूरे भारतवर्ष में जो नारकोटिक्स जो गतिविधियां होती है उसको नियंत्रण करने का काम, उसके परीक्षण करने का काम वो करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कंसल्टेटिव कमिटी भी नियुक्त किया हुआ है और इसके अलावा नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग, इसकी भी स्थापना की गई है। और आप देखेंगे कि इस एक्ट के एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जो भी मान लीजिए जो सीजर होता है, अगर किसी स्मगलर को पकड़ा जाता है तो साथ साथ उसके जो प्रॉपर्टी हैं उसको भी राजसात करने का अधिकार इस एक्ट में है। और फिर राजसात करके नीलामी पर चढ़ाकर जो पैसा आता है, जो प्रोसीड्स मिलता है, उसको इस नेशनल फंड में जमा किया जाता है। बहुत सारे जो दानी व्यक्ति हैं वो इस नेशनल फंड में जमा कर सकते हैं, पैसे ग्रांट दे सकते हैं। भारत सरकार खुद इस फंड में पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद में पैसा जमा करती है, ताकि बहुत सारे जो नीडी लोग हैं, जो नशे के शिकार हो गए हैं, जिनको कि उनके आदतों से छुटकारा दिलाना है, तो बड़े बड़े जो सेंटर खोले गए हैं भारत सरकार के द्वारा, तो उसमें जो भी खर्चे आते हैं वो इस फंड के द्वारा वहन किया जाता है, ताकि लोगों को नशे से मुक्ति कराई जाए, नशा मुक्ति केंद्र जिसको बोलते हैं। बहुत सारे एनजीओ
नशा मुक्ति केंद्र के रूप में काम कर रहे हैं देश में, और उन्हें भारत सरकार एड या ग्रांट्स देती है और इस फंड का इसमें इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से इस एक्ट के द्वारा बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, कानून बने हुए हैं। और इसमें जैसे कि मैंने आपको धारा 8 बताया, तो धारा 8 में क्या है कि विभिन्न प्रकार के जो नारकोटिक्स हैं या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं, इसके प्रोडक्शन पर, मैन्युफैक्चरिंग पर, स्टोरेज पर, जो मैंने अभी आपको बताया, ट्रांसपोर्ट पर पूरी तरह से मनाही किया हुआ है। उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिट देने का काम, कंट्रोल करने का काम और रेगुलेट करने का काम है। और जैसे कि आपको अभी मैंने बताया कि रतलाम में, मंदसौर में, नीमच में ये जो कल्टीवेशन कराए जाते हैं, अफीम के उत्पादन कराए जाते हैं मेडिसिन के पर्पज़ से, तो अंडर सुपरविजन काम कराया जाता है, उत्पादन खेती कराया जाता है। तो लाइसेंस देने का काम भी केंद्र सरकार का है। और यह भी कहा गया है कि कोई भी किसान अपने घर में इलीगली नहीं रख सकता, कोई भी अफीम का सामान नहीं रख सकता। अगर रखेगा तो 10 वर्ष का सजा हो सकता है उससे। तो इस तरह से भारत सरकार ने बहुत सारे कानून इसमें बनाए हुए हैं, बहुत हार्ड कानून है। और अब मैं ऑफेंसेस के बारे में बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि सेक्शन 15 है। अब जो आपने देखा होगा कि अफीम का डंठल, जो इसका उपयोग भी लोग रात में उसको पानी में डाल देते हैं, उसके बाद में उसका पानी पीते हैं, जो अफीम का पानी। तो इसमें भी जो है अफीम का स्ट्रॉ भी आप नहीं डंठल भी नहीं रख सकते हैं घर में अवैध रूप से। अगर रखेंगे तो आपको 10 वर्ष, नॉट लेस देन 10 ईयर्स, दैट में एक्सटेंड टू 20 ईयर्स, और 2 लाख तक आपको जुर्माना हो सकता है। उसी तरह से कोको प्लांट, जिससे कि कोकेन बनता है, तो कोको प्लांट और कोका लीव्स को अगर आप रखते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो उसके लिए भी मिनिमम 10 ईयर्स का पनिशमेंट का प्रावधान है, जो दैट कैन एक्सटेंड टू 20 ईयर्स, और मिनिमम 1 लाख रुपए दंड, और जो 2 लाख तक बढ़ सकता है। उसी तरह से जो ओपियम है, अफीम, तैयार किया हुआ अफीम, जो धारा 17 में है, उसके बाद 18 में ओपियम पोपी, जो मैंने अभी आपको बताया, जो पौधा या किसानों के द्वारा जो उसको गबन करना, जो धारा 19 में है, जो मैंने अभी बता चुका हूँ, इसके लिए भी जो है वो कठोर दंडात्मक व्यवस्था है। उसी तरह से भांग, गांजा, जिसको कैनबिस कहते हैं, उसके लिए भी अगर आप अवैध रूप से रखते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो धारा 20 के तहत में ये दंडात्मक व्यवस्था है, जिसमें कि कम से कम 10 साल और अधिकतम 20 साल सज़ा का प्रावधान है, और मिनिमम 1 लाख और जिसका अधिकतम 2 लाख रुपए दंड तक का जो व्यवस्था है। उसी तरह से धारा 21 में, और मुख्य जो है वो है धारा 22, पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन इन रिलेशन टू साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। 22 में अगर कोई साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस आप रखते हैं, उसका उपयोग करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं या निर्यात करते हैं, तो आपको कम से कम 10 साल, अधिकतम 20 साल, और इसके साथ में फाइन मिनिमम 1 लाख, अधिकतम 2 लाख, ये सज़ा का प्रावधान है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जब पुलिस वाले जैसे मान लो किसी से गांजा प्राप्त हुआ,
किसी आरोपी से गांजा प्राप्त हुआ तो धारा क्या लगाते हैं? धारा 8 चूंकि एक जनरल धारा है तो 8/20 एनडीपीएस एक्ट, इस धारा के तहत में मुकदमा कायम करते हैं। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति अपने घर को, अपने प्रेमिसेस को एनडीपीएस या नारकोटिक ड्रग्स के लिए या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के उपयोग के लिए देता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ में भी सजा का प्रावधान किया गया धारा 25 में, और इसमें कम से कम 10 साल, अधिकतम 20 साल और नॉट लेस देन 1 लाख, मैक्सिमम 2 लाख की सजा का प्रावधान है। उसी तरह से दोस्तों बहुत सारे विधान हैं, जैसे कि जो 27 जो धारा है वो कंजम्पशन की धारा है। ये ध्यान में रखना है, जो कंजम्पशन है जिसके के लिए जो स्मॉल क्वांटिटी बताई गई है फॉर द यूज, फॉर द कंजम्पशन, तो इसके लिए जो है आपको मैक्सिमम 1 साल के सजा का प्रावधान है। और इसी तरह से हम क्या देखते हैं कि इलिसिट ट्रैफिक, माना अवैध रूप से इन नारकोटिक ड्रग्स का ट्रांसपोर्ट करना, ट्रैफिक करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या किसी अपराधी को बचाने का काम करना, तो इसके लिए भी जो है वो कठोर दंडात्मक व्यवस्था है और इसमें मिनिमम 10 साल, मैक्सिमम 20 साल और मिनिमम फाइन 1 लाख, मैक्सिमम 2 लाख इसकी व्यवस्था। उसी तरह से धारा 29 में क्रिमिनल कंस्पिरेसी, जिस तरह से हम देखते हैं कि आईपीसी में धारा 120B का उपयोग होता है कि यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के षड्यंत्र पूर्वक किसी घटना को अंजाम देते हैं तो उसमें आईपीसी की धारा 120B का इस्तेमाल पुलिस वाले करते हैं एफआईआर लिखने के लिए। तो यहाँ जो है अगर पुलिस वालों को ये लगता है या एनसीबी को लगता है कि 2 या 2 से अधिक लोग हैं जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसमें विभिन्न धाराओं के साथ में धारा 29 भी लगेगा और ये सिद्ध करेगा कि अमुक व्यक्ति ABCD ये चारों लोग कंस्पिरेसी करके ये नारकोटिक ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम पिछले 5 साल से कर रहे थे। तो इसमें भी जो है वो कठोर दंडात्मक व्यवस्था है। इसी तरह से दोस्तों अगर आपने कोई अपराध पहले किया है इस एक्ट के तहत में, उसमें सजा मिल गई या फिर दोबारा अगर आप पुनः आप अपराध करते हो तो फिर एफआईआर में धारा 31 भी हम जोड़ते हैं। और वो क्या है, जिस तरह से आईपीसी के अपराधों में पुलिस वाले धारा 75, 76 जोड़ते हैं, उसी तरह से इस एक्ट में भी धारा 31 जोड़ते हैं। और 31 जोड़ने का मकसद क्या है कि उसको अधिक से अधिक सजा मिले। तो जो अमूनन उस धारा के लिए नियत है, मान लीजिए किसी धारा के का उल्लंघन करने पर आपको 10 साल सजा मिलेगा, लेकिन आप पहले अगर इसी एनडीपीएस एक्ट में आप कन्विक्ट हो चुके हैं, आपको 5 साल सजा मिल चुकी है और पुनः आपने अपराध इस धारा के तहत में किया है, तो ऐसी स्थिति में जज जो है उसको आपको 1.5 गुना मतलब 15 साल 20 साल आपको सजा दे सकता है। दोस्तों 31A में डेथ पेनल्टी का विधान है, जिसमें कि मृत्युदंड दिया जा सकता है। एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि इस एक्ट के तहत अगर किसी को सजा मिलती है तो उसे उस सजा को सस्पेंशन नहीं किया जा सकता है, रिमिशन नहीं किया जा सकता। रिमिशन माने कम नहीं किया जा सकता है। जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे अपराध करने पर, बहुत सारे अपराधों में ये पावर है गवर्नर को और राष्ट्रपति महोदय को कि वो रिमिट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, कमूट कर सकते हैं।
कमोट मैंने बदलना। लेकिन इस अपराध में इस एनडीपीएस एक्ट के तहत में अगर कोई व्यक्ति अपराध कारित करता है और उसे सज़ा मिली है, तो ऐसी स्थिति में उसे रिमिशन का, सस्पेंशन का या कम्यूटेशन का लाभ नहीं मिलेगा। उसी तरह जो धारा 32A में वर्णित है, उसी तरह से धारा 360 सीआरपीसी के तहत में है कि अगर गुड बिहेवियर आप करते हैं तो आपको सज़ा कम हो जाती है। लेकिन इस एक्ट के तहत में या प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट भी लागू होता है। लेकिन इस एक्ट के तहत में अगर कोई अपराध करता है तो उसे किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है। माने धारा 360 सीआरपीसी या प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये जो उपबंध है वो सेम है जैसे कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट जो मैंने आपको 1989 बताया था। ये भी एक्ट जो है वो राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया गया था। तो उसमें भी इस प्रकार का धारा 360 सीआरपीसी या प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 का कोई लाभ उस एक्ट के तहत अगर कोई आरोपी अपराध घटित करता है और सजा मिलती है तो उसको कोई फायदा नहीं मिलता है। तो दोस्तों, धारा 35 क्या कहता है? ये सबसे महत्वपूर्ण धारा है जो इसको और ज़्यादा कठोरता प्रदान करता है, और वो ये है कि द कोर्ट शैल प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ सच मेंटल स्टेट, माने कल्पेबल मेंटल स्टेट। माने कोर्ट जो है, अगर कोई व्यक्ति इस धारा के तहत में अपराध करता है तो कोर्ट जो है वो मान लेगा कि वो ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कल्पेबल स्टेट ऑफ माइंड। माने वो अपराध पहले से करना निश्चित कर लिया था और इसीलिए उसको किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती है। दोस्तों, इसीलिए आप देखते हैं कि इस धारा के तहत में लोगों को जमानत नहीं मिलती है। और जो अभी आपको मैंने बताया दूसरा पॉइंट, कॉन्शस पोजेशन, तो ये जल्दी जमानत किसी को नहीं मिलता कि अनटिल और अनलेस वो अपराधी ये सिद्ध कर दे कोर्ट में कि उसका इस प्रकार का कोई मंशा नहीं था। जैसे कि कल्पेबल मेंटल स्टेट है, वो क्या है? इट विल बी डिटरमाइंड बाय इंटेंशन, मोटिव, नॉलेज ऑफ ए फैक्ट एंड बिलीफ इन, रीजन टू बिलीव और ए फैक्ट। ये सारे चीज़ जो है ना, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस क्या क्या हैं, ये सारे चीज़ जो है वो सिद्ध करेंगे कि वो निर्दोष है या नहीं है। तो ऐसी ये जमानत के स्टेज पर ये बहुत मुश्किल काम है और इसी कारण से कोर्ट को जमानत देने में बहुत मुश्किल होता है, बहुत परेशानी होता है। इस एक्ट में स्पेशल कोर्ट का विधान किया गया है। जिस तरह से SC/ST एक्ट के लिए स्पेशल कोर्ट बनाया गया है हर जिले में, उसी तरह से NDPS केस को ट्रायल करने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाया गया जो कम से कम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के रैंक का होता है और ये राज्य सरकार उसको नियुक्त करता है। लेकिन हाई कोर्ट को सुपरविजन करने का अधिकार वैसा ही है जैसे कि सामान्य कोर्ट में, जैसे सेशन कोर्ट को सुपरवाइज करता है उसी तरह से वो स्पेशल कोर्ट को भी सुपरवाइज कर सकता है। एक बात और ध्यान में देने वाली बात है कि इस एक्ट के तहत में कोई भी जो अपराध है वो सभी कॉग्निजिबल हैं, माने संज्ञेय अपराध हैं, और नॉन बेलेबल माने अजमानती अपराध हैं। अब दोस्तों मैं एक दो लाइन में आपको बता देना चाहता हूं कि कॉग्निजिबल क्या होता है। जो विद्यार्थी कानून के बारे में नहीं जानते हैं उनके बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि कॉग्निजिबल मतलब होता है कि वो अपराध, सीआरपीसी में 2 प्रकार के अपराध तय किए गए हैं, एक कॉग्निजिबल, दूसरा नॉन कॉग्निजिबल। कॉग्निजिबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसमें कि पुलिस थाना प्रभारी को
सीधे मुकदमा कायम करने का अधिकार होता है, एफआईआर चाक करने का अधिकार होता है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो व्यक्ति थाने में तो रिपोर्ट दर्ज कर सकता है, जिसके लिए एक 155 सीआरपीसी के तहत में एक बुक रखा जाता है, एक पंजी रखा जाता है, उसमें लिखा जाता है और उसका एक कॉपी उसको दिया भी जाता है और उस कॉपी लेकर के वो संबंधित कोर्ट में मुकदमा कायम कर सकता है। अगर कोर्ट को लगेगा कि मुकदमा कायम करने लायक है तो वो कर सकेगा, अगर वो जांच करेगा। तो ये डिफरेंस है। तो हमारे जो आईपीसी की धारा है 511 तक, 511 धाराएं हैं, तो उसमें कुछ कॉग्निजेबल हैं और कुछ नॉन कॉग्निजेबल हैं, ठीक है। दूसरा, दो प्रकार के अपराध होते हैं, एक बेलेबल और दूसरा नॉन बेलेबल, जिसकी शेड्यूल जो है वो सीआरपीसी के अंत में दिया गया है। जिसमें कि बेलेबल वो होता है जिसमें कि थाने का भार साधक अधिकारी, थाना प्रभारी जिसको कहते हैं, वो आपको थाने पर जमानत दे देता है। और नॉन बेलेबल वो अपराध होता है जिसमें कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में मजिस्ट्रेट के द्वारा या एडीजे के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा या बाद में हाई कोर्ट के द्वारा, अगर वहाँ से बेल फेल हो गया, जैसे अभी आर्जन खान के मामले में हुआ, तो वहाँ से जमानत मिलता है। तो ये डिफरेंस है बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस में। दोस्तों, इस एक्ट के लिए कंपनी जो, जैसे आप देखते हैं विभिन्न जो कंपनी जो गठित किए जाते हैं उसको एक इंडिविजुअल माना गया। अगर कंपनी के द्वारा कोई अपराध इस एक्ट के तहत में घटित किया जाता है तो उसके जो संचालक मंडल हैं वो इसमें आरोपी बनाए जाएंगे। तो कंपनी को एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के रूप में चिन्हित किया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं वो मैंने आपको बताया शॉर्ट में। अब 2 मिनट में मैं बता देना चाहता हूं कि सरकार ने स्मॉल क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी हर एक आइटम के निर्धारित किए हुए हैं। तो जैसे ओपियम, जिसको अफीम बोलते हैं, स्मॉल क्वांटिटी 25 ग्राम, लेकिन कमर्शियल क्वांटिटी 2.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम या उससे ऊपर। मॉर्फिन 5 ग्राम स्मॉल क्वांटिटी, कमर्शियल क्वांटिटी 250 ग्राम। मेथाडोन स्मॉल क्वांटिटी 2 ग्राम, कमर्शियल क्वांटिटी 50 ग्राम। LSD 2 मिलीग्राम स्मॉल क्वांटिटी, 100 मिलीग्राम कमर्शियल क्वांटिटी। हेरोइन 5 ग्राम स्मॉल क्वांटिटी और 250 ग्राम कमर्शियल क्वांटिटी। गांजा 1 किलोग्राम स्मॉल क्वांटिटी और 20 किलोग्राम कमर्शियल क्वांटिटी। कोकेन 2 ग्राम स्मॉल क्वांटिटी और 100 ग्राम कमर्शियल क्वांटिटी। चरस 100 ग्राम स्मॉल क्वांटिटी और 1 किलोग्राम कमर्शियल क्वांटिटी। और एम्फीटेमाइन ड्रग है एक, यह है स्मॉल क्वांटिटी 2 ग्राम और कमर्शियल क्वांटिटी 50 ग्राम। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वांटिटी के हिसाब से इसमें सज़ा भी बढ़ते हैं, लेकिन बीच का जो है, जैसे कि मान लीजिए स्मॉल क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी, इस बीच का जो अगर मान लो किसी के साथ, किसी के पास से ओपियम माने अफीम 50 ग्राम मिलता है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? ऐसी स्थिति में यह होगा कि धारा 27 में तो मुकदमा कायम होगा, लेकिन सजा जो 1 साल का है वो बढ़ जाएगी, मतलब 4-5 साल सजा हो जाएगी। और अगर 2.5 किलोग्राम मिलता है तो फिर क्या होगा? कमर्शियल क्वांटिटी में मिनिमम 10 साल का सजा होगा। और 2 लाख रुपए, मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 2 लाख रुपए उसको फाइन किए जाएंगे, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये महत्वपूर्ण है इस एक्ट का विशेषता।